हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसका हम हिस्ट्री सेक्शन जो है तो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो है तो 100 क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का बृहत महत्व है, क्योंकि ये क्या है तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। सार्वजनिक अनुदान का ये उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता है कि इन्होंने क्या अपनाया था, तो इन्होंने अपनाया था ग्रिड सिस्टम। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अधिकारी था वो था पुरोहित। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। और अगर बात करें हम यहाँ पर एक और, जैसे राजा की सहायता हेतु जो है तो पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण ये अधिकारी होते थे। और एक और अधिकारी होता था जैसे वाजरपति। तो वाजरपति जो था वो किसके लिए होता था, तो ये होता था चरागाहों का अधिकारी। और जो ऋग्वैदिक काल है वो उसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और आर्यों का जो मूल स्थान है वो मध्य एशिया में बैक्ट्रिया था। और यह मैक्स मूलर के द्वारा ये दिया गया है। सर्वाधिक मान्य ये मत है कि आर्य कहाँ के हैं, तो मध्य एशिया के। और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो है तो उत्तरी ध्रुव से आए थे। और इनका जैसे भौगोलिक विस्तार की बात करें तो भारत में आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव क्षेत्र में बसे थे। और सप्त सैंधवी अर्थात जो है तो 7 नदियों का ये देश था। जैसे सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और घग्गर, सरस्वती, ये थी 7 नदियाँ सप्त सैंधव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है वेदांग में शामिल है। तो देखिए वेदांग में क्या शामिल है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वेदांग जो है तो एक हिंदू धर्म ग्रंथ है। और वेदांग ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। और वेदांगों की संख्या 6 मानी गई है, जो हमने अभी आपको बताई। कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि भी बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे जो है तो कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए सभी को पता है, कॉमन सा क्वेश्चन है कि अजात शत्रु, इसका सही आंसर होगा। कुनिक को जो है तो अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जातक और धम्मपाद सुत्त पिटक के किस निकाय में पाए जाते हैं। तो देखिए जातक और धम्मपाद जो है तो ये खुद्दक निकाय में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। अगर बात करें हम यहाँ पर सुत्त पिटक के बारे में, तो देखिए सुत्त पिटक जो है तो बौद्ध ग्रंथ का एक ग्रंथ है। और यह ग्रंथ जो है तो त्रिपिटक के 3 भागों में से एक है। सुत्त पिटक में तर्क और संवादों के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का यहाँ पर संग्रह है। और इनमें जो है तो गद्य संवाद है, मुक्तक छंद है और छोटी छोटी प्राचीन कहानियाँ हैं। यह 5 निकायों या संग्रहों में ये विभक्त है। और सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। तो कौन कौन सी निकाय हैं, जैसे दीर्घ निकाय है, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये क्या हैं, तो सुत्त पिटक के ये निकाय हैं। कितने निकाय हैं, तो सुत्त पिटक के हैं 5 निकाय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है। ये जो कथन दिया है ये किसका है, तो देखिए ये जो कथन है ये है अरियन का। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित करते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा खाला टीका की पहाड़ियाँ। बात करें अगर हम यहाँ पर बराबर गुफाओं के बारे में, बराबर पहाड़ियों के बारे में, तो देखिए भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है बराबर गुफाएं। और चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। सबसे पुरानी ये गुफाएं हैं। और इनमें से अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। और कुछ एक में जो है तो अशोक के शिलालेखों को भी यहाँ पर देखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है, अशोक के यहाँ पर शिलालेख देखे जा सकते हैं। और बराबर पहाड़ी की 7 गुफाओं में से 3 में अशोक के अभिलेख अंकित हैं। और अशोक के प्रमुख गुफाएं हैं जैसे कर्णचेपार, विश्व झोंपड़ी, सुदामा गुफा। ये किसकी हैं, तो देखिए अशोक की ये यहाँ पर अभिलेख अंकित हैं। और पहाड़ी की चोटी पर स्थित जो है तो बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर काफ़ी लोकप्रिय ये मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कुमार चरित किसने लिखा है। तो देखिए 10 कुमार चरित को किसने लिखा है, तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा।
दंडिन। अगर बात करें यहाँ पर भारवी की, तो भारवी के ग्रंथ कौन है, तो इनका एकमात्र ग्रंथ है कीर्तार्जुनीयम और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट है विशाख दत्त का कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो विशाख दत्त की जैसे रचनाएं हैं मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त, ये किसकी रचनाएं हैं, तो विशाख दत्त की ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट है सुबंधु, तो सुबंधु महाकवि की एकमात्र कृति वासवदता ही यहाँ पर प्राप्त होती है। कौन सी कृति है, तो देखिए वासवदता, वासवदता ये कृति है, एकमात्र कृति है जो हमें प्राप्त होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी, हमें विनिमय की मूल इकाई बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर ए, धान। चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की जो मूल इकाई थी वो थी धान। अगर बात करें हम चोल राजवंश के बारे में, तो देखिए कुछ एक क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में बार बार पूछे भी जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है कि चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो देखिए कौन था, तो देखिए राजराज जो था तो महत्वपूर्ण शासक था, प्रथम, राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जैसे चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था, तो देखिए वो राष्ट्रकूट शासक कौन था, तो कृष्णा तृतीय। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर जो है तो तंजावुर में स्थित है ये। और एक और क्वेश्चन बनता है कि चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो चोल राजवंश का जो अंतिम शासक था वो था राजेंद्र तृतीय। 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा जो है तो चोल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, तो किसके द्वारा रखी गई थी, विजयालय के द्वारा। और प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी, तो प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी है वो है उरैयूर। और किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था, तो ये किया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा, राजेंद्र प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और चोल राजाओं का शासन था, कहाँ पर था इनका शासन, तो तमिलनाडु में। कहाँ पर था, तमिलनाडु में इनका शासन था। ये सब जो है तो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि किसके सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार के युग का प्रारंभ हुआ, तो देखिए इसका सही आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बलबन। बलबन इसका सही आंसर है। देखिए अगर बात करें हम गयासुद्दीन बलबन के बारे में, तो गयासुद्दीन बलबन इनका वास्तविक नाम जो है तो बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था ये। उसने सन 1265 से 1286 तक जो है तो राज्य किया और एक न्यायप्रिय ये शासक रहा। और बलबन से संबंधित जो है तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था, तो कब बैठा था, तो 1265 में ये बैठा था। और बलबन किसका गुलाम था, तो देखिए बलबन जो था तो इल्तुतमिश का ये गुलाम था। और एक और क्वेश्चन बनता है जैसे गुलाम वंश का सबसे महान शासक, तो ये था बलबन। गुलाम वंश के किस शासक ने सिजदा और पैबोस की परंपरा को शुरू किया था, तो वो किया था बलबन ने। और एक और क्वेश्चन है जैसे नौराज उत्सव, बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है कि नौराज उत्सव किसने प्रारंभ किया, तो ये किया था बलबन के द्वारा। चहलगान को किसने समाप्त किसने किया, तो बलबन ने किया। और बलबन का दरबारी कवि कौन था, तो देखिए फारसी कवि जो था तो अमीर खुसरो और अमीर हसन जो थे तो बलबन के दरबारी कवि थे। और दिल्ली सल्तनत की आय का मुख्य स्रोत क्या था, तो देखिए दिल्ली सल्तनत की आय का जो मुख्य स्रोत था वो था सिकंदर उत्तर खराज, जकात, जजिया और खमस। ये सब क्या थे, तो दिल्ली सल्तनत की आय के मुख्य स्रोत थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास लोपिंग वाल तुगलक वास्तुकला का प्रभावी विशेषता थी, इसका किसकी इमारतों में अभाव था, तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक यहाँ पर सही आंसर है। तुगलक राजवंश की जो तुगलक यहाँ पर वास्तुकला है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि देखिए तुगलक काल की वास्तुकला, इस काल की प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं, तो देखिए एक तो है तुगलकाबाद, इसका निर्माण किसने किया है, तो तुगलकाबाद का निर्माण जो है तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास ऊंची पहाड़ियों पर करवाया था। एक और है यहाँ पर जैसे आदिलाबाद का किला, तो आदिलाबाद का किला इसका निर्माण सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने तुगलकाबाद के समीप करवाया है। एक और है जैसे जहां पनाह नगर, तो इसका निर्माण किसने करवाया है, तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा ही करवाया गया है। और एक और है
कुस्क ए फिरोज़ाबाद, तो कुस्क ए फिरोज़ाबाद का निर्माण जो है तो फिरोज़ तुगलक के द्वारा करवाया गया है। कुस्क ए शिकार, तो इसका निर्माण भी फिरोज़ तुगलक के द्वारा करवाया गया है। फिरोज़ शाह कोटला, तो फिरोज़ शाह कोटला का निर्माण जो है तो फिरोज़ तुगलक के द्वारा करवाया गया है। और काली मस्जिद का निर्माण भी फिरोज़ तुगलक के द्वारा ही करवाया गया है। तो यहाँ पर फिरोज़ तुगलक की बात आई है, तो फिरोज़ तुगलक ने कौन कौन से यहाँ पर इमारतें बनवाई हैं, तो देखिए कुस्क ए फिरोज़ाबाद, कुस्क ए शिकार, फिरोज़ शाह कोटला और काली मस्जिद, ये किसने करवाए हैं, तो फिरोज़ शाह तुगलक ने करवाए हैं और मुहम्मद तुगलक के द्वारा। तो मुहम्मद तुगलक ने करवाया है। जैसे जहाँपनाह नगर और आदिलाबाद का किला, ये किसने करवाया है, मुहम्मद तुगलक ने। और ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद की स्थापना की गई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के क्या कारण थे। तो संघर्ष के क्या कारण थे, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। बात करें अगर हम विजयनगर की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई है। बात करें अगर विजयनगर का वास्तविक नाम क्या है, तो देखिए कर्नाटक साम्राज्य जो है तो विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक नाम है। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो देखिए बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना है वो अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा करवाई गई है। और बहमनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वो है शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। यह है बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र थी। तो देखिए बीजापुर के जो शासक हैं आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या जगत गुरु या गरीबों का मित्र ये उपाधि उसको दी गई थी, आदिल शाह द्वितीय को। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिक से संदर्भित कौन है। तो देखिए ये हैं नानक, कबीर और रविदास। इनको हम रैदास के नाम से भी जानते हैं। नानक, कबीर और रविदास उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के ये त्रिक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, औरंगजेब की दक्षिण नीति परिमाणित नहीं हुई। तो देखिए औरंगजेब की दक्षिण नीति परिणामित नहीं हुई है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, केवल 2। तो इसका ये क्वेश्चन जो है तो आंसर सही होगा, ऑप्शन बी सही है इसका, कृषि प्रणाली की उन्नति। देखिए जो औरंगजेब है उसकी दक्षिण नीति के परिणाम क्या हुए, तो दक्षिण नीति के परिणाम हुए थे जैसे उत्तर भारत में अशांति फैल गई थी, मराठों की शक्ति का विकास हो गया था, सैनिक शक्ति को आघात पहुंचा था, और मारवाड़ की स्वतंत्रता इसमें हुई थी, और राजकोष का रिक्त हो जाना, कृषि और उद्योग धंधे का नष्ट हो जाना, सांस्कृतिक उन्नति ना होना और मुगल साम्राज्य का पतन, ये सब क्या था, तो औरंगजेब की दक्षिण नीति के ये परिणाम थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा उसने क्या कार्य किया। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, लेखक का उसने कार्य किया। नेक्स्ट है देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या शुरू किया। तो देखिए इन्होंने शुरू किया तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा। नेक्स्ट है जैसे आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। नेक्स्ट है जैसे प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में की गई थी। नेक्स्ट है जैसे धर्म सभा, तो धर्म सभा की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा और गठन इसका 1930 में हुआ था। गठन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था, तो राधा कांत देव के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में बहावियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया। तो ये किया पेशावर में, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, तो देखिए इसका सी सही है। सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में बहावियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया, तो पेशावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के बाद अनेक नेता गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हो गए थे। इसका मुख्य कारण क्या था।
तो देखिए इसका मुख्य कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो HPSSC के द्वारा पेपर में पूछे गए थे। और HPSSC में क्या होता है कि जो क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको जो है तो वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।